वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे। हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस देख रहे थे, जिसमें हमने किस बारे में बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की थी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन देखा था। अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की आगे बात करूं तो यहां पर एक होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होगा, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, कोई मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की तरफ आ रहा है, तो एक प्रकार का मॉलिक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करे। और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, इसे कहेंगे यूनिपोर्ट। क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। जैसे प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या आ रही है? अंदर आ रही है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, और एक प्रकार का ही मॉलिक्यूल क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। इसे क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। दूसरा है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होगा सब? जब दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल एक साथ मूवमेंट कर रहे हो, जब दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल एक साथ मूवमेंट कर रहे हो और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, मूवमेंट कैसी हो? यूनिडायरेक्शनल हो। जैसे दो सोडियम आयन और ग्लूकोज अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? दो सोडियम आयन और ग्लूकोज एक साथ अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। इसे क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट बोलेंगे। एक आ गया एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होगा सर? एक मॉलिक्यूल तो आएगा अंदर और दूसरा मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएगा। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। जैसे दो सोडियम आयन तो आ रहे हैं अंदर और कैल्शियम आयन जा रहे हैं बाहर, तो इस तरह की मूवमेंट जिसमें डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। एक अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, उसी के साथ दूसरा बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसके कहेंगे एंटीपोर्ट। क्या कहेंगे? एंटीपोर्ट। तो एक आ गया यूनिपोर्ट, एक आ गया सिम्पोर्ट और तीसरा आ गया एंटीपोर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन की। बल्क ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये दो प्रकार का है। पहला है एंडोसाइटोसिस, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की बात की जाए तो ये दो प्रकार का है। फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस।
पहले बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। मान लीजिए ये कोई सेल है और इसके बाहर कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड है, और सेल इस सॉलिड को अंतर्ग्रहण करना चाहती है, अपने अंदर लेना चाहती है। ठीक है, तो सेल क्या करेगी? पहले अंदर की तरफ वलित होगी। अंदर की तरफ क्या होगी? वलित होगी, इनवेजिनेट होगी। और इसके पास आ जाएगी। बाद में सेल अपने अंदर एक वेसिकल बना देगी, जिसमें ये सॉलिड मटेरियल और उस सॉलिड मटेरियल के चारों तरफ क्या पाई जाएगी? मेम्ब्रेन बनाएगी, एक वेसिकल बना देगी। ये क्या है? वेसिकल। इस वेसिकल को बोलेंगे फैगोसोम। फैगोसोम ये एक वेसिकल है जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल या फूड मटेरियल है। अब सेल ने इसको अपने अंदर ले लिया, क्या बन गया? फैगोसोम। अब लाइसोसोम द्वारा इसका डाइजेशन किया जाएगा। लाइसोसोम द्वारा इसका डाइजेशन किया जाएगा। अगर ये फूड मटेरियल है तो लाइसोसोम द्वारा इसका डाइजेशन किया जाएगा। इसे बोलेंगे सेल ईटिंग। क्या कर रही है? सेल ईट कर रही है, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग हो रही है। ठीक है, दूसरा है पिनोसाइटोसिस। यहां पर सेल है और सेल के बाहर लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। सेल इस लिक्विड को अपने अंदर लेना चाहती है, तो सेल क्या करेगी? इनवेजिनेट होगी, अंदर की तरफ वलित हो जाएगी। और लिक्विड को पास आ जाएगी। फिर लिक्विड को एक वेसिकल में बंद कर देगी। यहां पर वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां वेसिकल बन चुकी है। ठीक है, और बाद में लाइसोसोम द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा? डाइजेशन। ठीक है, लाइसोसोम द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा? डाइजेशन कर दिया जाएगा। और ये क्या हो रहा है? देखो, यहां पर सेल ईटिंग कर रही है तो यहां पर सेल ड्रिंकिंग कर रही है। सेल क्या कर रही है? ड्रिंकिंग कर रही है। और लाइसोसोम द्वारा इसका डाइजेशन कर दिया जाएगा। इसे बोलेंगे पिनोसोम। इस वेसिकल को क्या बोलेंगे? पिनोसोम। ठीक है, यहां पर सेल ने क्या की? ईटिंग की। यहां पर सेल ने ड्रिंकिंग की। अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। यहां पर क्या होगा? जैसे ये सेल है और सेल के पास एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो कि इस वेसिकल में बंद है। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है। सेल इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना चाहती है। एंडोसाइटोसिस में सेल अंदर ले रही है, चाहे सॉलिड को अंदर ले चाहे लिक्विड को अंदर ले। एक्सोसाइटोसिस में इस मटेरियल को सेल क्या नहीं निकालेगी? बाहर निकालेगी। ठीक है, तो वैसे ही इमेजिनेशन का प्रोसेस होगा। इस तरह से इमेजिनेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और सेल इसको क्या निकाल देगी? बाहर निकाल देगी। इमेजिनेट होकर क्या निकाल देगी? बाहर की तरफ निकाल देगी। यहां पर भी अंदर वलित होगा, इमेजिनेशन। और बाद में सेल इसको क्या निकाल देगी? बाहर निकाल देगी। यहां पर कहेंगे सेल वोमिटिंग। सेल की वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, यहां पर फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल अंदर आ रहा है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल अंदर आ रहा है, जबकि एक्सोसाइटोसिस में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये बाहर जा रहा है। सेल वोमिटिंग कर रही है। तो ये आ गया बल्क ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे चलते।
देखिए अब मैं बात करूं इंटर सेलुलर जंक्शंस की, इंटर सेलुलर जंक्शन की। देखिए अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में इंटरसेलुलर जंक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे टाइट जंक्शन। पहला कौन सा है? टाइट जंक्शन। जैसे ये सेल है और ये दूसरी सेल है, दोनों सेल के बीच में प्रोटीन उपस्थित होगी और एक जंक्शन बनाएगी, जिसे क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन बोलेंगे। अगर मैं इस टाइट जंक्शन की बात करूं तो इसे एक नाम और दिया गया, जोना ऑक्लूडेंस। जोना ऑक्लूडेंस। ये टाइट जंक्शन सोल्यूट या वाटर के एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। बेसिकली ये एक बैरियर बनाएगा जहां से केवल सोल्यूट या वाटर ही पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, ये सोल्यूट या वाटर के एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा या एक बैरियर बनाएगा। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आ गया टाइट जंक्शन। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? जोना ऑक्लूडेंस। सोल्यूट या वाटर के एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा, एक बैरियर बनेगा जिसे बोलेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएगा। दूसरे नंबर पर है गैप जंक्शन। जैसे ये सेल है, इस सेल में ये सेल दूसरी सेल के साथ क्या होगी? जुड़ी रहेगी। ये सेल दूसरी सेल के साथ जुड़ी रहेगी। इस जंक्शन को जो बनाएगा वो बनाएगा कोनेक्सिन प्रोटीन, और इसे कहेंगे कोनेक्सोन। कोनेक्सोन तो एक यूनिट है जो दो सेल को आपस में जोड़ रही है। कोनेक्सिन प्रोटीन द्वारा यहां पर क्या बन रहा है? कोनेक्सोन का निर्माण हो रहा है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट वाले 1000 डाल्टन से कम मोलिक्यूल वेट वाले जो भी मोलिक्यूल होंगे वो उनका एक्सचेंज हो पाएगा। उनका एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, जैसे एमिनो एसिड, या ग्लूकोज हो गया। देखिए गैप जंक्शन में क्या हो रहा है कि दो सेल के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है जिसका नाम है कनेक्सोन, और ये कनेक्सोन कौन बना रहा है? कोनेक्सिन प्रोटीन बना रही है, जिससे 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे एमिनो एसिड या ग्लूकोज। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम, यहां पर ये दो सेल है, दो सेल के बीच में कैडेनिन प्रोटीन पाई जा रही।
कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? कैडरिन प्रोटीन पाई जा रही है। यहां पर एक प्लाक जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? प्लाक। इस प्लाक को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्लाक। नीचे लिख देता हूं। इस प्लाक को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्लाक कहते हैं। और यहां पर इस तरह से फिलामेंट पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं टोनोफिलामेंट। टोनोफिलामेंट या इसका एक नाम और है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। डेस्मोसोम क्या है? डेस्मोसोम में दो सेल है, दोनों सेल के बीच में कैडरिन प्रोटीन पाई जा रही है और उसके ऊपर क्या जमा है? प्लाक जमा हुआ है। कौन सा प्लाक है? साइटोप्लाज्मिक प्लाक है। इसके ऊपर टोनोफिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। और ये किसकी स्ट्रक्चर बन रही है? डेस्मोसोम की। तो इंट्रासेलुलर जंक्शन कौन कौन से? टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम। अब आगे चलते। देखिए, इस डेस्मोसोम को जोना एडेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना एडेरेंस भी कहते हैं, जो कि स्किन में, स्किन की एपिडर्मिस में और हार्ट की मायोकार्डियम में पाया जाता है। स्किन की एपिडर्मिस में और हार्ट की मायोकार्डियम में पाया जाता है। तो ये आ गया डेस्मोसोम। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? माइक्रोविलाई की। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर भी बनाती है। जैसे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की बात की जाए तो ये सेल है, तो ये सेल क्या बना रही है? माइक्रोविलाई बना रही है। सेल क्या बना रही है? माइक्रोविलाई बना रही है। इस प्रकार के प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं? तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। किसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे ये सिंपल सेल होती तो यहां से मटेरियल कितने एब्जॉर्ब हो पाते? बहुत कम। लेकिन अब यहां से कितने मटेरियल एब्जॉर्ब हो पाएंगे? बहुत ज्यादा। तो जहां पर भी एब्जॉर्प्शन होना है वहां पर माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी एब्जॉर्प्शन का। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा
कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में एक सेल 3000 तक माइक्रोविलाई बना सकती है, और इसे क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज ही करती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए एक सेल 3000 तक माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन कर सकती है, या भी माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के बाद जो दूसरी स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी, इंटर डिजिटेशन। इंटर डिजिटेशन में क्या होगा? इंटरडिजिटेशन में दो सेल इंटरडिजिटेशन में क्या होगा कि ये जो दो सेल है आपस में रिलेशन बनाने की, जैसे हमने इंटरसेलुलर जंक्शन पढ़े थे, ये भी एक प्रकार का इंटरसेलुलर जंक्शन है। आपस में रिलेशन बनाने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन बोलते हैं। ये इंटरडिजिटेशन है, ठीक है। तो ये आ गई माइक्रोविलाई और ये आ गया इंटरडिजिटेशन, ठीक है। देखिए, यदि मैं सेल मेम्ब्रेन के और फंक्शन की बात करूं तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? सब प्रोटेक्शन का काम करती है। हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर यही है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अलावा रिपेयर एंड रीजनरेशन का काम करती है। रिपेयर एंड रीजनरेशन का काम करती है। मान लीजिए किसी चीज की रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज के रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन वहां पर काम करेगी। इसके अलावा सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सेल डिवीजन में हेल्प कैसे करती है? जैसे एक सेल से नई सेल बनेगी, तो उस नई सेल में भी क्या सेल ऑर्गेनेलिस बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। तो उसके चारों तरफ की मेम्ब्रेन कौन बनाएगी? सेल ऑर्गेनेलिस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन कौन बनाएगी? सेल मेम्ब्रेन बनाएगी। तो सेल डिवीजन में क्या करती है? हेल्प करती है। नंबर 4, सेल रिकॉग्निशन में। सेल रिकॉग्निशन में कैसे? हम ये पढ़ चुके हैं कि सेल में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, और वो पहचानने का काम करते हैं। एक सेल दूसरे सेल को पहचानने का काम करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे स्पर्म ओवम को पहचानने का काम कैसे करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सहायता से। तो सेल रिकॉग्निशन का काम करती है। अगर मैं बोलूं कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है,
तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी आप कैसे कर सकती हो? तो फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोपी में, और इसे हम माइक्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं। मैंने फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोपी पूरा कंप्लीट पढ़ाया है आपको माइक्रोस्कोपी में, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन, रिपेयर, रिजनरेशन, सेल डिवीजन और सेल रिकॉग्निशन का काम करती है। तो ये कंप्लीट हुई सेल मेम्ब्रेन। आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल। थैंक यू।